नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। शहर में लोगों और अधिकारियों ने स्वागत समारोह का हिस्सा बनकर मुख्यमंत्री का उत्साहपूर्ण अभिनंदन किया है। मुख्यमंत्री के आगमन पर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने भी व्यापक इंतजाम किए थे। डॉक्टर मोहन यादव ने शहर वासियों से मुलाकात की और आगे चलकर आयोजित कार्यक्रमों में भी भाग लिया। इंदौर में ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन द्वारा आयोजित ग्रेन एक्स इंडिया के उद्घाटन समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। इस दौरान ही उन्होंने कहा कि ग्रेन एक्स इंडिया जैसी पहले कृषि क्षेत्र और व्यापार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुख्यमंत्री ने व्यापारियों और किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार दाल और अनाज उत्पादन बढ़ाने और मूल्य संवर्धन और इसके साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। धन्यवाद भी अदा करता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं सुरेश जी, आपको और आपके एसोसिएशन को जोरदार अभिनंदन करें। मां अहिल्या की नगरी में सुशासन, जन कल्याण और लोक सेवा की भावनाओं को लेकर के एक ऐसी देवी जिसने अपने जीते जी लोक माता का दर्जा पाया और सुशासन के साथ स्वाभिमान जन्य जीवन जीने के लिए कई लोक कल्याणकारी नीतियों के साथ उस मुगल काल में जहां एक तरफ हमारे देवस्थानों पर आक्रमण हो रहा था, देवस्थान तोड़े जा रहे थे, उसके उलट लोक माता अहिल्याबाई ने अपने संकल्प शक्ति से सारे देवालय निर्माण करने का, उनके जीर्णोद्धार करने का कदम बढ़ाया। ये वो पवित्र नगरी है। मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सबके माध्यम से। चाहे बनारस हो, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ का मंदिर हो, उज्जैन, हर स्थान पर हमारे लिए परमात्मा की दया से हजारों लाखों साल से भारत की पहचान तो सोने की चिड़िया के नाते थी, लेकिन हमारी उस चिड़िया के माध्यम से जो स्वर्ण की चमक की लालच लोगों को लगी, उसने हमारी संस्कृति की धारा पर आक्रमण करने का प्रयास किया। अब कितने अच्छे लोग हैं हमारे यहाँ और कितने अच्छे मुहावरे बनते हैं। हमारे यहाँ वर्षों हजारों साल तक लोगों की दाल नहीं गली। ये मध्य प्रदेश की और देश की अपनी पहचान थी, लेकिन दुश्मन ने चालाकी से हमारे देवस्थान सहित हमारे सभी प्रतिमान और मान बिंदुओं पर आक्रमण करने का प्रयास किया। तो आज परिणाम हमको सबको मालूम है। आज लेकिन ये और कोई देश होंगे, कई सारे देश जिनके आधार पर उनकी अपनी अपनी संस्कृति, वो पारस जिसकी अपनी पहचान थी, जिसके लिए जाने क्या क्या बोलते थे, ऐसे कई देश, उनकी लंबी कहानी है। अभी मैं इतने पे आता हूं कि हमारे यहाँ तो जब हम काम करने के लिए भी दाल को इतना रचा बसा लिया शरीर के अंदर कि कोई थोड़ा 19-20 आदमी कोई काम करने की बात करे तो उससे मुहावरा बोलते, ये मूंग और मसूर की दाल, जरा देख तो सही तेरा क्या क्या क्षमता है तेरी। अपने जीवन के अंदर दाल की क्षमता, प्रोटीन के आधार पर मुझे इस बात की प्रसन्नता कि दुनिया में सबसे बड़ा दाल उत्पादक कोई देश है और दाल का उपभोक्ता भी कोई देश है, वो गर्व है, वो हमारा अपना भारत देश है। इसलिए एक बार जोर से बोले, भारत माता की। हमारे लिए दाल के अंदर जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन की ताकत कोई नहीं जानता, वो भारत वाले जानते हैं। शाकाहारी घरों के अंदर भी दाल के बजाय किसी और चीज से काम चलाना बड़ा कठिन जाता है। दक्षिण भारत में सांभर चल जाएगा, लेकिन दाल का ही परिवर्तित रूप है ना, उड़द के आइटम उधर ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ सीधे तुअर की दाल गलाने का काम कर, दाल तो हमारी यही गलती है। दाल गलाने का जो तरीका है, मैं आज के इस अवसर पर जब हमने हमारी सरकार के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के 4 श्रेणियों में हम देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है,
4 वर्गों को अगर हम मजबूत कर देंगे तो देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता किसानों को लेकर के हमारी सरकार ने पूरे 5 साल का रोड मैप बनाया और 5 साल के कामों के बलबूते पर हर अलग अलग श्रेणीवार सबको प्रोत्साहन देकर के मध्य प्रदेश की सरकार बनने के साथ एक संकल्प हमने लिया कि हमारे बजट को 5 साल में डबल करेंगे। इसलिए लगभग 15% की ग्रोथ रेट से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हमने अपना बड़ा संकल्प लिया। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को तो लागू करेंगे, लेकिन यह लागू करते करते आर्थिक रूप से भी मध्य प्रदेश संपन्न हो। इतना अच्छा लगता है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश कहां से कहां कितने आगे बढ़ गया। जोरदार अभिनंदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। उनके नेतृत्व में भारत ने तमाम देशों के बीच अपनी पहचान बनाई। यद्यपि कहने को कहते थे कि गुटनिरपेक्ष नीति भारत अपनाता, लेकिन गुटनिरपेक्ष नीति में क्या होता था बताने की जरूरत नहीं। आज गुटनिरपेक्ष नीति का सच्चा नेता अगर कोई है तो यशस्वी प्रधानमंत्री 56 इंच वाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार के माध्यम से चल रहा है। हमारा लिए, इस देश के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के अलग अलग प्रकार के उत्पादन करने वाले भाई और बहनों के लिए जो बेहतर से हो सकता है उस सब के लिए सरकार काम कर रही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और यही परिणाम आ रहा है हमारे सामने। देखेंगे कि जब से तीसरे टर्म की सरकार बनी, आप कोई कितना ही टैरिफ लगाए, कम करे, ज्यादा करे, भारत टस से मस नहीं होता है। भारत अपने किसानों का ध्यान रखता है, किसानों के साथ कृषि क्षेत्र का ध्यान रखता है। हमारे लिए आज के दौर में इसी का परिणाम केवल बजट देख लेना। बजट के पहले क्या हुआ और बजट के बाद क्या हुआ, भारत किसी से प्रभावित नहीं होता। अब बदल गया समय। भारत के बजट से दुनिया अपनी नीति बदलने के लिए तैयार होती है। ये है मोदी जी और मोदी जी के काम करने का तरीका। हमारे लिए आज सौभाग्य की बात है, जब मैं अपने राज्य के अंदर ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के सभी मित्रों को देख रहा हूं, तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, हमारी सरकार के माध्यम से ये क्षेत्र में खास करके किसान कल्याण वर्ष के आधार पर हमने लगातार प्रोत्साहन देने का प्रयास किया। यद्यपि मध्य प्रदेश तो हमारा एक तरह से देश का फूड बास्केट बन चुका है। खाद्यान्न उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर हमें। कृषि क्षेत्र में हमारी जीडीपी 39% है और खासकर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर से वार्षिक विकास दर वो भी 16% से बाहर जा रही है। और इतना ही नहीं, गेहूं, चना, मसूर, सोयाबीन, तिलहन में देश में अग्रणी भूमिका मध्य प्रदेश की है। प्रदेश डेयरी, पशुपालन, मत्स्य उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण और फूल, सब्जियां, फल सभी क्षेत्रों में देश में एक अलग पहचान बना रहा है। और हमारी सरकार ने इस साल को तो किसान कल्याण वर्ष के नाते से घोषणा की। आपके बीच मुझे इस बात की प्रसन्नता है। कई साल से हम सुनते थे भाई तुअर दाल के कारखाने, इसलिए सुई अटक गई थी सुरेश भैया की, घूम घाम करके भाषण दे रहे तो मैंने सुरेश भैया आगे भी बढ़ो, वापस घूम घाम के 3 बात पे सुरेश भैया का पूरा भाषण हो गया। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। 2300 कारखाने थे, अब 900 बचे, 1300 बचे। अब 2300 से 1300 बचे। अब ये मेरी तो इतने ही जानता हूं कि हमने जब तुअर पे से टैक्स हटाया है तो ये अब 2300 की तरफ आप बढ़ाओ, ये आपका काम है, आपके सबके माध्यम से। अब आपने कहा उड़द, मसूर और भी टैक्स की बात कही, तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। आपने बात रखी वो भी हट जाएगा, चिंता क्यों करते हो, धीरे धीरे सब होने वाला। जो आप चाह रहे हो हमारे राज्य के अंदर, और आप में से कई सारे देश भर में अलग अलग प्रकार की इसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग आए हैं। मैं आपको भी आह्वान करना चाहता हूं, आप अपने राज्य में भी जरूर कारखाने चलाएं। हमारे लिए दाल का महत्व, सर्वाधिक प्रोटीन अगर खाने की थाली में कहीं मिलता तो दाल से ही आता है। हमको कोई जरूरत नहीं है तमाम प्रकार के क्या क्या विज्ञापन आते हैं, अंडे मंडे संडे जाने क्या क्या होता है, लेकिन हमारे जैसे शाकाहारी लोग तो
दाल से ही प्रोटीन पाते हैं, दाल के आधार पर शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो हमने दो निर्णय लिए हैं। एक निर्णय लिया, देश में दूध का उत्पादन हमारा अभी 9% होता है, इसको 20% तक ले जा रहा है, इसलिए दूध उत्पादन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे ही दलहन दालों के उत्पादन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। आज आपसे टैक्स की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक और आश्वस्त कर रहे हैं, बहुत जल्दी हमारे किसानों के साथ हम कार्यक्रम करते हुए ये जो मसूर और उड़द इनका उत्पादन भी मध्य प्रदेश में बढ़े, इसके लिए बोनस देने की भी हमारी सरकार योजना बनाने जा रही है कि ये दूध हमारी फसल बाहर से टैक्स फ्री हो तो हो, लेकिन विदेश के साथ साथ अपने प्रदेश में भी उत्पादन होना चाहिए। जब हम अपने किसानों की आय बढ़ाने की बात करते हैं तो इसे सभी प्रकार के प्रोत्साहन देने के लिए निश्चित रूप से प्रोसेसिंग के लिए अच्छी मशीनरी की आवश्यकता भी, अच्छे कारखाने चले, इसलिए आप अच्छे से अच्छे ढंग से आप निर्णय करिए। आपने कहा कि हमारे लिए इंदौर, अरे इंदौर का दौर तो सबसे बेहतर होता है, इंदौर वालों को पहले ही बधाई देता हूं। इंदौर के अंदर व्यापार व्यवसाय के लिए जितनी संभावना वो पूरी मदद करेंगे, लेकिन इंदौर के साथ साथ राज्य के अंदर भी, चूंकि एक अच्छी बात है, हमारे अपने देश के सभी प्रांतों से आए भाइयों से कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश देश के मध्य में है, चारों तरफ कनेक्टिविटी है, हमारे चारों तरफ अच्छे रोड है, रेल का नेटवर्क है, और यहाँ से बहुत जल्दी इंदौर मनमाड़ रेल की भी सौगात जो मिलने वाली, तो हमारी पोर्ट के माध्यम से विदेश में भी हमारे यहाँ के उत्पादित माल को पहुंचाने की पहुंच बहुत सरलता से होने वाली, और भविष्य में एयर कार्गो भी हम बनाने वाले, जिसका लाभ अपने राज्य के किसानों को हम देने वाले। ऐसे में आप अपनी इंडस्ट्री लगाने का प्लान बनाइए, जमीन भी और मशीन भी, उत्पादित माल पर भी, आने पे आयात करने में भी और बेचने में भी सब प्रकार से टैक्स में हम आपकी मदद करने के लिए तैयार रहने वाले हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबको आमंत्रित करता हूं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों की उत्पादकता बढ़ाने और उनकी आजीविका सुधारने के लिए सरकार ने एआई और डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल का फैसला किया है। भारत विस्तार प्लेटफॉर्म के जरिए किसान अब बीज, खाद, दवा, रोग निवारण और सरकारी योजनाओं के बारे में सीधे समाधान पा सकेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को समय पर लाभ पहुंचाने के लिए 2.90 करोड़ किसानों की आईडी राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल से जोड़ी गई है। आपको बता दें कि डिजिटल एग्रीकल्चर कि मिशन के तहत ही युवा नई तकनीक और स्टार्टअप कल्चर के जरिए खेती में नित नए प्रयोग कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारी चिंता है किसानों की समस्या के समाधान की, और इसलिए मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मोदी जी की सरकार है जिसने एआई का उपयोग किसानों की उत्पादकता बढ़ाने में, सततता के लिए और आजीविका की सुधार में लाने के लिए करने का फैसला किया है। और इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एक नहीं अनेकों योजनाएं बनाई है। एक है हमारी किसान ई मित्र, और किसान ई मित्र ये आवाज आधारित एआई चैटबॉट है। माननीय सभापति महोदय, पीएम किसान सम्मान निधि हो, फसल बीमा योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ी समस्याएं हो, किसान अपने सवाल इस चैटबॉट के माध्यम से पूछता है और उसको तत्काल जवाब मिलता है। और ये केवल हिंदी और अंग्रेजी में नहीं है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 11 क्षेत्रीय भाषाओं में किसानों के सवाल का जवाब देने का काम एआई के माध्यम से दिया जा रहा है। और अब तक लगभग 93 लाख प्रश्नों के उत्तर दिए जा चुके हैं। लगभग प्रतिदिन 8000 सवाल पूछे जाते हैं और उनका समाधान एआई के माध्यम से हमारा कृषि विभाग देने का काम कर रहा है। वैसे ही माननीय सभापति महोदय, कई बार फसलों में कीट लग जाते हैं, वायरस अटैक हो जाता है, फसल खराब होती, तब किसान को जरूरत पड़ती कि तत्काल वो सलाह ले। अब हमने नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम एक बनाया है। अगर अपने पौधे का पत्ती का फोटो खींच के भी किसान मोबाइल के माध्यम से डाल देता है तो तत्काल उसको बताया जाता है कि कौन सा रोग है, कौन से कीट का प्रकोप है और उससे बचने के लिए किसान को कौन सी दवाई डालना चाहिए। ये काम भी राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली के माध्यम से कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा एआई के माध्यम से मानसून के पूर्वानुमान की सूचना भी दी जाती है। पहले 4 सप्ताह की, फिर 3 सप्ताह पहले, फिर 2 सप्ताह और फिर 1 सप्ताह के पहले भी बताया जाता है कि वर्षा कब होगी, कितनी होगी, होगी कि नहीं होगी,
किसान को अभी फसल बोना चाहिए कि नहीं बोना चाहिए, ये सारी जानकारी एआई के माध्यम से देने का हमने काम किया है। और अब तो मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। भारत विस्तार करके एक नया प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। ये सारे प्लेटफॉर्म को एकीकृत एक जगह करेगा और किसान की हर समस्या, चाहे वो योजनाओं की जानकारी हो, चाहे अच्छे बीज हो, खाद डालने की बात हो, रोगों के नियंत्रण का मामला हो, कब फसल बोए कब फसल ना बोए, या योजनाओं का कैसे लाभ ले, इसके लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। वो केवल सवाल पूछेगा और भारत विस्तार के माध्यम से उसको उत्तर मिल जाएगा। वो अपनी खेती को बहुत बेहतर कर पाएगा और ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मोदी सरकार कर रही है। माननीय सभापति महोदय, डेटा एक ताकत है। टेक्नोलॉजी और डेटा आज के युग में एक बड़ी ताकत है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के माध्यम से युवा पीढ़ी कैसे नवाचार इनोवेशन करे, कैसे उद्यमता के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़े, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। खेती के क्षेत्र में कई युवा नित्य नए प्रयोग कर रहे हैं, खेती में भी प्रयोग कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर में अलग प्रयोग कर रहे हैं। उनके दिमाग में जो उनका जो टैलेंट है उसका इस्तेमाल करके स्टार्टअप कल्चर लेके आ रहे हैं और इसलिए कृषि में नवाचार हो, स्टार्टअप्स आए, नौजवान अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके उत्पादन बढ़ाएं। इसके लिए माननीय सभापति महोदय, उनको एग्रीस्टेक का लाभ उठाकर वो अनेकों तरह की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। इनाम पोर्टल के माध्यम से किसानों को नया बाजार तलाशने में मदद कर सकते हैं, उत्पादन में विविधता लाने के प्रयास कर सकते हैं, किसानों के बेहतर मूल्य कैसे मिल सकता है इसमें वो जानकारियां जुटा सकते हैं, आय कैसे बढ़े, कौन सी खेती करें, वो वैल्यू एडिशन कैसे हो, इसमें वो मदद कर सकते हैं। युवा स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स और अन्य एजेंसी एग्रीस्टेक के डाटा का उपयोग किसानों के लिए उनके उत्पादों के बेहतर समाधान के लिए कर सकते हैं, बेहतर सेवाओं के विकास के लिए कर सकते हैं। और इसके अलावा जीआईएस मैपिंग से संबंधित डेटा का लाभ उठाकर नए समाधान तैयार कर सकते हैं जो किसानों और समग्र कृषि के लिए फायदेमंद होगा। डिजिटल क्राफ्ट सर्वे करने में, युवा कृषि सखी सर्वेक्षण करने में और राज्यों की नीति के अनुसार योगदान करके अपनी आय बढ़ाने में और आय और बेहतर करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिन किसानों की फसलें तबाह और बर्बाद हो जाती है उनके लिए वरदान है और मुझे बताते हुए खुशी है कि करोड़ों किसानों ने फसल बीमा योजना का लाभ उठाया है। आपने बिल्कुल सही कहा, निश्चित समय सीमा के अंदर किसानों को फसल बीमा में के अंतर्गत फायदा मिलना चाहिए अगर फसल का नुकसान हुआ है। और इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने 2,90,00,000 किसान आईडी को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल से जोड़ने का काम किया है। किसान आईडी के माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक उदाहरण देना चाहूँगा। महाराष्ट्र सरकार का फसलों का नुकसान हुआ, व्यापक नुकसान हुआ असमय बारिश के कारण। 89 लाख किसानों को, 89 लाख किसानों की फसल की क्षति का आकलन सैटेलाइट आधारित रिमोट सेंसिंग के माध्यम से 5 दिन के अंदर करके 89 लाख किसानों के खाते में 14 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर करने का चमत्कार इसी के कारण संभव हुआ। और इसलिए मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं, हमने फसल बीमा योजना में भी कई तरह के परिवर्तन किए। जैसे एक आपने देरी की बात कही, हमने ये तय कर दिया है कि 1 महीने के अंदर राज्य सरकार को नुकसान जो हुआ है, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से तो तत्काल पता चलता है कितना नुकसान हुआ है, लेकिन कई सरकारें अब इसको नहीं अपना रही। 1 महीने के अंदर उनको क्षति के आकलन करके जानकारी देनी पड़ेगी कि नुकसान कितना हुआ है। और उसके बाद सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ये जरूरी है कि बीमा कंपनी 21 दिन के अंदर क्लेम सेटल कर दे, 21 दिन के अंदर। और 21 दिन के अंदर अगर बीमा कंपनी क्लेम सेटल नहीं करेगी तो 12% की दर से उन पे ब्याज लगेगा जो किसान के खाते में सीधा डालने का काम किया जाएगा। हमने ये भी तय किया है कि राज्य सरकार कई बार
अपना हिस्सा नहीं डालती, केंद्र अपना पैसा दे देती। मैं किसी एक राज्य सरकार की बात नहीं कर रहा, कई बार डिले होता है। अगर ऐसा डिले हुआ तो 12% ब्याज राज्य सरकार के ऊपर भी लगाया जाएगा, जो सीधे किसान के खाते में डाला जाएगा। तो एक तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके माननीय सभापति महोदय तत्काल क्लेम सेटल हो जाए, इस बात का प्रयत्न लगातार हम लोग कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं, चाहे बीमा हो चाहे ऋण हो। पहले किसान को अगर लोन लेना होता था तो बैंकों में कई तरह के कागजों की पूर्ति करनी पड़ती थी, अब ये ले आओ, अब ये ले आओ, अब ये ले आओ। अब किसान आईडी, फार्मर आईडी अगर उसके पास है तो सारा रिकॉर्ड उस फार्मर आईडी में उसके पास है, वो बैंक में रखेगा और तत्काल उसको लोन मिल जाएगा। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि तत्काल ट्रांसफर होकर डीबीटी के माध्यम से खाते में पहुंच जाती है। माननीय सभापति महोदय, अब वो दिन चले गए जब कहा जाता था क्या करें हम मजबूर है, 1 रुपया भेजते 15 पैसा पहुंचता है। यहाँ तो क्लिक करो तो 1 रुपया का 1 रुपया सीधे किसान के खाते में पहुंचता है। ये चमत्कार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ने एरोपोनिक्स तकनीक का उपयोग करते हुए हवा में आलू उगाने की आधुनिक विधि विकसित की है, जिसे खेती के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इस तकनीक में ही पौधों को मिट्टी में उगाने की बजाय उनकी जड़ों को खुले वातावरण में रखा जाता है और समय समय पर पोषक तत्वों से भरपूर घोल की फुहार भी दी जाती है, जिससे कि पौधों को आवश्यक पोषण मिलता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ही एरोनॉपिक्स तकनीक से ही कम पानी और कम जमीन और नियंत्रित वातावरण में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इससे बीज उत्पादन की गुणवत्ता भी बेहतर होती है और रोगों का खतरा भी कम हो जाता है। विश्वविद्यालय का कहना है कि यदि ये तकनीक को बड़े स्तर पर अपनाया जाए तो किसानों की लागत घटेगी, उत्पादन बढ़ेगी और आधुनिक टिकाऊ खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन के एक थाने में प्रेमिका ने अपने प्रेमी को लेकर ऐसा बवाल काट दिया कि पूरे थाने का माहौल ही हलचल में आ गया। जानकारी के अनुसार प्रेमिका अपने प्रेमी को घसीटते हुए थाने लेकर आई और वहां पर पुलिस कर्मियों के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की। इस दौरान ही युवक शर्मिंदगी और डर के कारण ही लगातार अपना मुंह छिपाए हुए घूमता रहा। पुलिस ने दोनों की लंबी पूछताछ की और मामले की स्थिति को समझने की कोशिश की। पहली जांच में पता चला कि ये विवाद प्रेम पर संबंधों के बताया गया और इसके साथ ही असहमति का परिणाम भी था। पुलिस ने पूरे घटनाक्रम को शांतिपूर्ण ढंग से संभाला और किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। अधिकारियों ने कहा कि दोनों पक्षों को समझा बुझाकर अलग किया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई आवश्यक होने पर ही की जाएगी। ये एक लड़का लड़की का मैटर है। तो जो फरियाद दिया है शिकायत करता है, उसने आवेदन दिया था 4-5 दिन पहले। तो उसमें खुद स्वयं ही वो इनका लिव इन में रहने का था पहले, तो वो खुद ही शादी का बोल के और दोनों पक्षों की राजी मर्जी से लिखा पढ़ी करके गई थी कि हम 3-4 महीने बाद शादी कर लेंगे। आज इनका फिर से कुछ विवाद हो गया दोनों के पक्ष में, तो इसलिए थाने पर आए हैं। अभी जांच की जा रही है, जांच के बाद जो भी होगा हम होगा। मध्य प्रदेश के नीमच में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने अपनी जान की परवाह किए बिना साहसिक कदम उठाने और मधुमक्खियों के हमले के बीच में 20 बच्चों की जान बचाई है। जानकारी के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र में अचानक से मधुमक्खियों का हमला हुआ और जिससे बच्चे भयभीत हो गए। साहसी कार्यकर्ता ने तुरंत स्थिति को भांपते हुए बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उन्हें गंभीर खतरे से बाहर निकाला। इस कार्रवाई में उनके शरीर पर मधुमक्खियों के कई हमले भी हुए और जिसके चलते उन्होंने किसी बच्चे को चोट लगने नहीं दी और मधुमक्खियों के हमले से खुद ही जान गंवा दी। आपको बता दें कि सीएम मोहन यादव ने ट्वीट पर पोस्ट कर लिखा है कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए ही कंचन बाई के परिवार को तत्काल 4 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कंचन बाई के बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी सरकार देगी। ये कदम न केवल परिवार को तत्काल राहत देगा बल्कि बच्चों के भविष्य को भी सुरक्षित रखेगा। जावत थाना अंतर्गत सरवानिया चौकी में गांव में आंगनवाड़ी केंद्र में एक जो समूह की अध्यक्ष हैं, सहायता समूह की कंचनबाई जिनका नाम है, उनके द्वारा बच्चों को मधुमक्खियों के हमले से बचाते हुए इसी घटनाक्रम में उनकी मौत हो गई। और चूँकि वहाँ पर एक छत्ता फट जाने से काफ़ी मधुमक्खियाँ इकट्ठी हो गई थी और जिससे जो बच्चे थे
उनके ऊपर भी उन्होंने हमला किया था, जिसमें ये महिला द्वारा उन बच्चों को शॉल उड़ाकर उनको सुरक्षित बाहर निकाला, उनकी जान बचाई। लेकिन इसी घटनाक्रम में उनकी चूँकि जो इतनी सारी मधुमक्खियों द्वारा जो उनको काटा गया था उससे जहर फैलने से उनकी मृत्यु हुई है। तो इसमें इलाज दौरान उनकी मृत्यु हुई है और पुलिस के द्वारा जो है अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए IRN TV नेशनल।